नमस्कार, मैं डॉक्टर बालमुकुंद व्यास विजय रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज से आज अपने सेकेंड डे हिंदू लॉ का दूसरा टॉपिक वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें यानी कोई भी हिंदू विवाह कब वो वैलिड माना जाएगा और कब वैलिड नहीं होगा। इसके संदर्भ में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसके सेक्शन 5 में धारा 5 में कुछ शर्तें दी गई, कुछ कंडीशंस दिए गए, एसेंशियल्स दी गई, जिसके तहत अगर ये 5 शर्तें फुलफिल की जाती है तब ही माना जाएगा कि वह हिंदू विवाह वैलिड है, अदरवाइज वह हिंदू विवाह वैलिड नहीं माना जाएगा। तो एक एक करके हम 5 कंडीशंस को देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें शर्त है कि ऐसा हिंदू विवाह जिसकी वैलिडिटी पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या कोई हिंदू विवाह वैलिड है अथवा नहीं, इसके लिए सबसे पहली बात आती है कि वह एक विवाह होना चाहिए, मोनोगेम। दूसरे, विवाह के पक्षकार स्वस्थ होने चाहिए, साउंडनेस होनी चाहिए। तीसरा, एज को लेकर के। चौथी शर्त, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में वो मैरिज पार्टीज जो है वो मैरिज की वो नहीं होनी चाहिए, यानी प्रतिसिद्ध नातेदारी में वो लोग नहीं होने चाहिए। और लास्ट वन, सपिंड नातेदारी में, ऐसा सपिंड रिलेशनशिप में ऐसे पार्टी के दोनों पक्षकार सपिंड नातेदारी में नहीं होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 5 क्लॉज 1 एक विवाह मोनोगेम। सेक्शन 5 हिंदू विवाह अधिनियम कहता है कि जब कोई विवाह के पक्षकार विवाह कर रहे हैं उस समय उन दोनों ही पक्षकारों के कोई भी जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। यानी जो भी पक्षकार है, पुरुष है, महिला है तो उसके कोई पति, और अगर पुरुष है तो उसके कोई पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो ऐसा विवाह शुरू से ही क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। और अगर विवाह के पक्षकार पूर्व में उनके कोई पति या पत्नी जीवित है तो उनके खिलाफ सेक्शन 17 हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन रहते हुए सेक्शन 494 और 495, 494 और 495 आईपीसी के तहत उनके ऊपर वो दंडनीय अपराध के दोषी होंगे। तो सबसे पहली शर्त है एक विवाह, यानी कोई भी हिंदू पुरुष या महिला जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली और आवश्यक शर्त है कि उनके कोई भी पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त स्वस्थ चित्तता, साउंडनेस ऑफ माइंड। स्वस्थ चित्तता का मतलब है कि कोई भी विवाह का पक्षकार, विवाह के जो भी पक्षकार है, महिला और पुरुष है, वो दोनों ही लॉफुल कंसेंट देने के लिए कैपेबल होने चाहिए। यानी कि विधिपूर्ण सहमति देने में उनकी अगर असमर्थता है तो वह व्यक्ति अस्वस्थ चित्त मस्तिष्क का माना जाएगा। सबसे पहली बात, विधिपूर्ण सहमति देने में असमर्थ है। दूसरी बात कि अगर वो दोनों में से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की मानसिक विकार से ग्रसित है कि वो विवाह या संतानोत्पत्ति में अयोग्य है। इसके अलावा अगर उन पक्षकारों में से किसी को भी उन्मत्तता का बार बार दौरा पड़ता है या फिर वो किसी भी बात की कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है तो माना जाएगा कि वो व्यक्ति अस्वस्थ चित्त मस्तिष्क के हैं। और ऐसा अगर किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में विवाह के पक्षकार के जो विवाह किया गया है वो विवाह शून्य करणीय, वॉइडेबल माना जाएगा। यानी जो पक्षकार की इच्छा पर शून्य भी घोषित करवाया जा सकता है और उस मैरिज को आगे कंटिन्यू भी रखा जा सकता है। तो पहली शर्त ये थी एक विवाह, और दूसरा स्वस्थ चित्त मस्तिष्क के होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है एज को लेकर के। हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि कोई भी विवाह के पक्षकार जहाँ पर कोई लड़का है तो उसकी आयु 21 साल होनी चाहिए, और लड़की के मामलों में ऐसी आयु 18 साल होनी चाहिए। लड़का 21 साल का और अगर लड़की 18 साल की है तब ही माना जाएगा कि वह वैध हिंदू विवाह है। जहाँ तक इसके इफेक्ट की बात करते हैं, इसके प्रभाव की बात करते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अगर 21 साल से कम लड़का और 18 साल से कम की लड़की है तो इससे विवाह की वैधता पर, वैलिडिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा आपने ऊपर देखा कि अगर द्विविवाह किया गया, दूसरा विवाह किया गया है, यानी पति या पत्नी जीवित है और दूसरा विवाह कर लिया गया है, तो ऐसा विवाह वैध होगा, शून्य होगा, यानी ये किसी भी प्रकार के कोई अधिकार और दायित्व पैदा नहीं करेगा। दूसरी शर्त में आपने पढ़ा कि यह विवाह जहाँ पर
अस्वस्थित मस्तिष्क के पक्षकार अगर आपस में विवाह करते हैं, कोई भी एक पक्षकार अस्वस्थित मस्तिष्क का है, अनसाउंडनेस लिए हुए है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा विवाह शून्य करनी वॉइडेबल होगा, जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर शून्य भी घोषित करवाया जा सकता है। लेकिन जो तीसरी शर्त है, उसका विवाह की वैलिडिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर सेक्शन 18 हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि अगर इस प्रकार की मैरिज की गई है जिसमें लड़का 21 साल से कम का है और लड़की 18 साल से कम की है, तो ऐसी कंडीशन में 2 साल का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा दी जा सकती है। इसके बाद आता है फोर्थ कंडीशन, प्रतिसिद्ध नातेदारी नहीं होनी चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ऐसी मैरिज नहीं हो सकती, यानी कि पक्षकार जो भी लड़का और लड़की है, अगर वो प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आते हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन दोनों के बीच में जो मैरिज हुई है वह मैरिज भी शून्य घोषित की जा सकती है, वह मैरिज शून्य होगी। अब बात करते हैं प्रतिसिद्ध नातेदारी क्या होती है। सेक्शन 3 में इसके बारे में कुछ रिलेशनशिप बताई गई है। जैसे अगर वे पक्षकार आपस में परंपरागत अग्र पुरुष हैं, इसी तरीके से परंपरागत अग्र पुरुष की पत्नी या पति है, परंपरागत जो आगे भाई है वो पितामह है, उनकी पत्नी है, या आपस में भाई बहन है, चाचा भतीजी है, चाची भतीजा है, तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों के बीच में जो विवाह हुआ है वह विवाह शून्य माना जाएगा, उस विवाह को वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, वो विवाह शुरू से ही शून्य होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने लायक है कि जहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि जहाँ पर कोई ऐसी प्रथा, कोई ऐसी कस्टम मौजूद है जिसमें प्रतिसिद्ध नातेदारी में विवाह किया जा सकता है, तो वहाँ पर वह प्रथा एक्ट पर सुपरसीड करेगी, अधिक प्रभावी रहेगी। कल अपने प्रथा के बारे में बात की थी कि प्रथा, मान्य प्रथा कब समझी जाएगी। कोई भी प्रथा मान्य प्रथा तब होगी जब वो प्राचीन है, निरंतर है। इस प्रकार से अगर वह बहुत लंबे समय से उस कुटुंब में, उस परिवार में चली आ रही है, तब वहाँ पर प्रतिसिद्ध नातेदारी में किया गया वो विवाह वैध घोषित किया जा सकता है। और लास्ट वन इज, सपिंड नातेदारी में ऐसा विवाह नहीं होना चाहिए। सपिंड नातेदारी क्या है? सपिंड नातेदारी का मतलब है कि अगर कोई भी पक्षकार, जो लड़का और लड़की जिनके बीच में विवाह किया जा रहा है, उनके पिता की तरफ, पिता की साइड में 5 पीढ़ी 5 डिग्री और माता की तरफ 3 पीढ़ी में अगर विवाह किया जाता है, तो ऐसा विवाह भी शून्य विवाह माना जाएगा, वॉइड मैरिज मानी जाएगी। क्या बात करी कि सपिंड नातेदारी में अगर विवाह किया जाता है, यानी पिता की साइड में 5 पीढ़ी और माता की साइड में अगर 3 पीढ़ी में कोई लड़का लड़की आपस में पीढ़ी में आ रहे हैं, डिग्री में आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? प्रतिसिद्ध नातेदारी और सपिंड नातेदारी में अगर विवाह किया गया है, तो सेक्शन 18 कहता है कि इसमें 1 साल 1 महीने का कारावास उस व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो ये 5 शर्तें अगर किसी भी हिंदू मैरिज में फुलफिल कर दी जाती है, तब माना जाता है कि वह विवाह वैध हिंदू विवाह है। एक बार फिर इसको इन शॉर्ट रिपीट करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में किसी भी हिंदू व्यक्तियों की मैरिज की वैलिडिटी को लेकर कुछ कंडीशंस दी गई है। सेक्शन 5 शर्तें देता है, 5 कंडीशंस देता है, जिसमें सबसे पहला है एक विवाह, यानी कोई भी पक्षकार, लड़का और लड़की जिनके बीच विवाह हो रहा है, उन लोगों के उस विवाह से पहले कोई भी जीवित पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक बात समझने लायक है कि अगर किसी हिंदू मैरिज की वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन यह कहा जाता है कि यह दूसरा विवाह है, तो वहां पर यह जरूरी चीज है कि पहला विवाह वैध हिंदू विवाह होना चाहिए। अगर पहला विवाह जिसको यह साबित नहीं किया जा सकता कि वह वैलिड मैरिज थी या नहीं थी, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा विवाह जो है वह सही माना जाएगा, यानी कि जो अब विवाह किया जा रहा है वो ही विवाह सही होगा। पहले वाला विवाह क्योंकि वैलिड था ही नहीं, तो वहां पर वह एक विवाह की कंडीशन को पूरा करता है। दूसरी शर्त है स्वस्थ चित्तता, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यहां पर विवाह के पक्षकार विवाह के दौरान या विवाह से पहले विधिपूर्ण सहमति देने में असमर्थ है, मानसिक विकार से, इस प्रकार के मानसिक विकार से ग्रसित हैं कि वह न तो विवाह करने के योग्य है, न संतानोत्पत्ति के योग्य है।
उनमें बार बार लगातार उन्मत्तता का दौरा आता है या वो किसी कार्य की प्रकृति और परिणाम के बारे में नहीं समझते हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्वस्थ अनसाउंडनेस के आधार पर ऐसा विवाह शून्य करनी होगा, जो कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर शून्य भी घोषित करवाया जा सकता है। तीसरी शर्त आयु, एज, लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल की होनी चाहिए, लेकिन इससे विवाह की वैलिडिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चौथी शर्त, प्रतिसिद्ध नातेदारी में वो विवाह नहीं होने चाहिए। जो भी लड़का और लड़की विवाह किया जा रहा है, उन लड़के और लड़की के बीच में अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, जो एक्ट में दी गई है, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत अगर वो रिलेशनशिप आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा विवाह शून्य विवाह होगा। और लास्ट, सपिंड नातेदारी, यानी पिता की तरफ 5 पीढ़ी और माता की तरफ अगर 3 पीढ़ी में विवाह किया गया है, तो ऐसा विवाह भी शून्य होगा। तो अगर ये 5 शर्तें फुलफिल कर ली जाती है, तो ऐसा विवाह, ऐसी मैरिज वैलिड हिंदू मैरिज मानी जाएगी। इन 5 शर्तों में पहली शर्त, चौथी शर्त और 5वीं शर्त, यानी एक विवाह प्रतिसिद्ध नातेदारी में किया गया विवाह और सपिंड नातेदारी के अंतर्गत किया गया विवाह, अगर इन शर्तों को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो ऐसी मैरिज शून्य वॉइड मैरिज कहलाएगी। इसके अलावा स्वस्थ चित्तता, साउंडनेस वाली अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाता है, यानी विवाह के पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार विवाह के दौरान या विवाह से पहले अगर अनसाउंडनेस लिए हुए है, तो ऐसा विवाह पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर शून्य भी घोषित करवाया जा सकता है और उसको कंटिन्यू भी रखा जा सकता है, यानी कि ऐसा विवाह शून्य करणीय विवाह माना जाएगा। और सेक्शन 5 क्लॉज 3 में जो एज को लेकर के किया, उससे विवाह की मैरिज की वैलिडिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी 5 शर्तें दी गई है, इन 5 शर्तों को अगर पूरा किया गया है, तब ही माना जाएगा कि वह हिंदू विवाह वैध हिंदू विवाह है। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी लोगों से अपील, घर में रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो जो दिशा निर्देश दिए हैं, उन सभी का पालन करते हुए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।